नमस्कार, मैं विधि एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अब हमारी आईटी लॉ की अगली सीरीज़ के साथ। पिछली सीरीज़ में हमने बात की थी डेफिनेशन सेक्शंस के बारे में। इस सीरीज़ में हम बात करेंगे आगे की सेक्शंस के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 3 के बारे में। सेक्शन 3 बात करता है ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। तो ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब है, अगर किसी ने कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बनाया है तो वो उसका ऑथेंटिकेट कैसे कर सकता है। तो इसके लिए उसके पास अलग अलग तरह के मीन्स होते हैं। जो होता है डिजिटल सिग्नेचर, जिसके बारे में हम डेफिनेशन सेक्शन में पढ़ चुके हैं। पब्लिक की, प्राइवेट की, इसके बारे में भी हम डेफिनेशन सेक्शन में पढ़ चुके हैं कि पब्लिक की, प्राइवेट की क्या होती है। तो इनके थ्रू जो है कोई भी जो डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है, उसका ऑथेंटिकेशन हो सकता है। इसके अलावा एक और चीज़ इस सेक्शन में दी हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है वो इफेक्टेड होता है क्रिप्टो सिस्टम के थ्रू और हैश फंक्शन। अब जहाँ तक क्रिप्टो सिस्टम की बात है वो हम डेफिनेशन सेक्शन में पढ़ चुके हैं। और क्रिप्टो और हैश फंक्शन जो है, हैश फंक्शन वो फंक्शन है जिसमें कोई डाटा जो है जो एल्गोरिदम के फॉर्म में होता है, बिट्स के फॉर्म में होता है और अदर जो डाटाज है उससे कनेक्ट करता है। और जो सब्सक्राइबर है वो पब्लिक की के थ्रू उस डाटा को ऑथेंटिकेट कर सकता है, आइडेंटिफाई कर सकता है और उसको समझ सकता है। और ये जो सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स हैं ये हैश फंक्शंस के थ्रू मिलकर एक हैश रिजल्ट बना सकते हैं, जिसको जो कि आउटकम में दिखाई दे सकता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी सिस्टम में बहुत सारी फाइल्स होती हैं या कोई फोल्डर होता है, तो उसमें उस एक फोल्डर में, उस एक फाइल में बहुत सारे इंफॉर्मेशंस होते हैं। वो सारे इंफॉर्मेशंस को हम एक साथ कलेक्ट करके एक नाम दे देते हैं। दैट इज कॉल्ड, हमारा जो भी हमारा फाइल होता है या हमारा फोल्डर होता है। तो इस तरीके से उस सारे डाटा को एक साथ ऑथेंटिकेट किया जा सकता है हमारे इस ऑथेंटिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, जो कि सेक्शन 3 में दिया हुआ है। एक और चीज जो इस सेक्शन में दी हुई है कि जो ये हमने पब्लिक की और प्राइवेट की के बारे में डेफिनेशन सेक्शन में भी पढ़ा था, ये पब्लिक की और प्राइवेट की का जो पेयर होता है वो हर सब्सक्राइबर के लिए यूनिक होता है, सबके लिए अलग होता है। ऑब्वियसली अगर सबके लिए अलग अलग हुआ तभी तो उसका ऑथेंटिकेशन प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा, आप कहीं फॉर्म भरते हैं या कुछ करते हैं तो आपको पासवर्ड्स अलॉट होते हैं या कुछ एक प्रॉपर तरीके का आपको कुछ वर्ड्स आपको टाइप करने होते हैं। ये एक तरह से उसका ऑथेंटिकेशन होता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए होता है वो चीज़। इसी में इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन की बात की गई है। और जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ऑथेंटिकेशन है वो गवर्नमेंट जो है ऑफिशियल गजट में पब्लिश करके कोई इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर को डिनाई भी कर सकती है, उसको कैंसिल भी कर सकती है और उसको परमिशन भी दे सकती है। गवर्नमेंट के पास ये पावर है जो इस सेक्शन 3, दैट मीन्स सेक्शन 3 जो है वो प्रॉपरली आपको पूरा ऑथेंटिकेशन किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का कैसे होगा, उसका लीगलाइजेशन, इसके बारे में आपको प्रोसेस बताता है और एग्जैक्टली वो उसके टाइप्स बताता है, कितने तरीके से वो जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है आपका वो ऑथेंटिक बन पाता है। ये जो ऑथेंटिकेशन या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है वो एक प्रॉपर वे में होगा, एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में होगा। जैसे कि आप ऑफलाइन मोड में आप देखते हैं कि आपका बैंक में अकाउंट होता है तो आपका जो एक बार जो सिग्नेचर हो जाता है वो लोग उसी को कंसीडर करते हैं नेक्स्ट आपके ट्रांजेक्शन के लिए। तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में भी होता है थ्रू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, पब्लिक की, प्राइवेट की, कि वो एक जो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसी फॉर्मेट में आपका फर्दर जो डेटा है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद जो अगला हमारा सेक्शन है वो बात करता है लीगलाइजेशन, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लीगलाइजेशन की। दैट मीन्स उसको लीगल रिकॉग्निशन कैसे मिलेगा, लीगल रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो लीगल रिकॉग्निशन के लिए जो हमने फॉर्मेट की बात की सेक्शन 3 में, वो सारे प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है। आपका जो डाटा है वो एक्सेसिबल है, किसी तरह से इंटरप्ट नहीं हो रहा है, कोई उसमें इस तरह का कंटेंट नहीं है, तो वो लीगलाइज, उसको लीगल रिकॉग्निशन जो है वो मिल सकता है। बेसिकली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा जो है वो एक्सेसिबल होना चाहिए, तब उसका जो है लीगल रिकॉग्निशन वो हो पाता है। इसके बाद जो अगला सेक्शन है वो लीगल रिकॉग्निशन की बात करता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर की।
इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का लीगल रिकॉग्निशन उसी तरह से होगा जिस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का कर रहे हैं कि किसी पर्सन का अगर सिग्नेचर है तो वो प्रॉपर फॉर्मेट में है, जिस तरह से वो पर्सन अपना सिग्नेचर करता है, किस तरह से किस प्रोसेस से उसने वो बनाया है, उसका पब्लिक की प्राइवेट की, ये सारी चीज़ें जो है देखने के बाद उसको लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। और जैसा कि हम लोग देख चुके हैं इसके पहले वाले सेक्शन में, डेफिनेशन सेक्शन में, कि ये गवर्नमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो आपका ये जो प्रॉपर एक फॉर्मेट है उसको कैंसिल भी कर सकता है। अब अगला सेक्शन जो 6 है, सेक्शन 6 बात करता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर और रिकॉर्ड्स है उनका गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज में किस तरह से यूज होता है या हो सकता है। तो पहली कंडीशन जो इसमें है, अगर लॉ प्रोवाइड करता है, लॉ परमिट करता है, तो किसी फॉर्म या एप्लीकेशन या किसी डॉक्यूमेंट को फिल करने के लिए जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, और जो गवर्नमेंट जो है वो काम जो है एक प्रॉपर मैनर में कर रही है, पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है वो होता है कि कोई लाइसेंस इशू या ग्रांट करना, कोई सैंक्शन है या और कोई डॉक्यूमेंट है, उसके लिए भी एक प्रॉपर मैनर में, वो भी प्रॉपर मैनर में गवर्नमेंट अगर या उसकी कोई एजेंसी उसको गवर्न कर रही है, उसको उस ट्रांजेक्शन को कर रही है, तो उसको भी, उसमें भी ये प्रोसेस हो सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट कंडीशन है दैट इज रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ऑफ मनी इन एनी पर्टिकुलर मैनर। सो बेसिकली इसमें आप ये इस तरह से समझ सकते हो कि गवर्नमेंट और उसकी एजेंसीज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डाटा को यूज करने के लिए एक प्रॉपर, सबसे पहली कंडीशन तो यह है कि गवर्नमेंट जो है पर्टिकुलर मैनर में कोई काम कर रही हो और किस लेवल तक गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव किया हुआ है, उस लेवल तक वो जो है वो प्रॉपर जो डाटा है वो उसको कोई चाहे वो लाइसेंस ग्रांट कर सकती है या कोई पेमेंट ऑफ मनी हो सकता है, इस तरह से जो चीज़ें हैं वो उसमें काम करेंगी। अब इसको अगर सब आप समझना चाहो तो इस तरह से समझ सकते हो कि बहुत सारे गवर्नमेंट के काम जो है आपने देखा होगा ऑनलाइन होते हैं। बहुत सारा आजकल रजिस्ट्रीज के लिए ऑनलाइन आपको सुविधा है, आधार कार्ड आप डाउनलोड करते हो, आधार कार्ड आपका बनता है, वो भी एक तरह से ऑनलाइन फॉर्मेट में बनता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो है छोटी छोटी आजकल गवर्नमेंट जो है उसको एक तरह से ऑनलाइन फॉर्म में करती है, क्योंकि मैनुअली वो वर्क करने में थोड़ा सा प्रैक्टिकली उतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ये सारे गवर्नमेंट के जो वेंचर आप देखते हैं ऑनलाइन फॉर्म में जो आपके पास पहुंच रहे हैं, वो एक तरह से यही एक प्रोसेस है कि प्रॉपर मैनर में कोई गवर्नमेंट ने काम किया हुआ है और उसको ऑथराइज करते हुए भी वो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो है उनको परमिट करती है। अब इसके बाद अगला जो सेक्शन है वो बात करता है डिलीवरी ऑफ सर्विसेज बाय सर्विस प्रोवाइडर। अब गवर्नमेंट जो है इतने सारे फॉर्म आपके लिए, इतने सारे जो आपको फैसिलिटीज दे रही है थ्रू ऑनलाइन, आपका जो फैसिलिटी है, तो उसके लिए उनको एक सर्विस प्रोवाइडर की जरूरत होती है। तो वो किसी कंपनी को, किसी एजेंसी को, किसी फर्म को ऑथराइज कर सकती है कि सो एंड सो वर्क जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ में कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा आपका जो आधार कार्ड ही बन रहा था, आधार कार्ड बन रहा था, वो गवर्नमेंट डायरेक्टली वो काम नहीं कर रही थी, एक एजेंसी को दिया हुआ था उन्होंने, वो सारा जो सेटअप था, वो सारा सेटअप एक एजेंसी के लिए गवर्नमेंट ने उसको ऑथराइज किया हुआ था वो पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो जिस लेवल तक जितनी चीज़ें गवर्नमेंट उसको करती है कि ये काम जो है आप गवर्नमेंट हमारे लिए करके दीजिए। तो ये जो सर्विस प्रोवाइडर है वो पर्टिकुलर वो एजेंसी है, वो इंस्टीट्यूशन है, वो कंपनी है जो गवर्नमेंट के लिए ये काम करती है। गवर्नमेंट एक तरह से उसको ऑथराइज करती है अपने लिए वो काम करने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया आपको कि आधार कार्ड जो बना था वो एक पर्टिकुलर फॉर्म का काम था। आप कई सारे फॉर्म भरते हैं, कई एग्जाम्स जो होते हैं, आपके बैंक का एग्जाम होता है, पूरी ऑनलाइन प्रोसेस होती है, वो प्रोसेस भी एक किसी एजेंसी के थ्रू होता है। आप नेट का एग्जाम देते हो वो भी एक एजेंसी के थ्रू होता है। वो सारा जो ऑनलाइन आपका ट्रांजैक्शन होता है, सारी जो चीज़ें होती है वो एक एजेंसी के थ्रू वो सारा काम होता है। इस तरह से जो है एक सर्विस प्रोवाइडर की मदद लेते हुए जो है गवर्नमेंट आपको सर्विसेज प्रोवाइड करती है। सेक्शन 7 बात करता है रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में। रिटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का मतलब है कि हम किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को किस तरह से
रिकॉग्नाइज करेंगे एक तरह से, किस तरह से हम उसको मानेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा ऑफलाइन मोड में कुछ जो डॉक्यूमेंट होते हैं, कुछ जो पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स होते हैं, उसके बारे में माना जाता है कि हाँ अगर वो इतने टाइम तक के हैं या इतने टाइम तक के उनका यूज़ हो रहा है। जैसे कि किसी प्रॉपर्टी का इश्यू होता है कि हाँ एक बार जो डॉक्यूमेंट बन गया है, या सर्टिफिकेट्स होते हैं कुछ, चाहे वो आपके इनकम का सर्टिफिकेट हो या किसी तरह का सर्टिफिकेट, उसके लिए आपके पास एक टाइमिंग आपको बता दिया जाता है कि हाँ इतने टाइम तक ये वैलिड होगा। इट इज़ अबाउट बेसिकली वैलिडिटी। तो वो वैलिडिटी जो है वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में भी कंसिडर होगी, ये सेक्शन बेसिकली बोलना चाहता है। लेकिन ये सारा डॉक्यूमेंट जो है वो भी उसी प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए जहां पर जिस फॉर्मेट के थ्रू कोई डॉक्यूमेंट जो है वो एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन इसमें दो कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन तो ये है कि जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के लिए एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन मोड या एक प्रॉपर फॉर्मेट अगर मांगा गया है तो उसके लिए हम इस तरह से कंसिडर नहीं करेंगे। और दूसरी कंडीशन ये कहती है कि जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कोई डॉक्यूमेंट बनाया गया है या ऑफलाइन मोड में कोई डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको हम ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बना देते। जैसे कि आपने कोई कुछ टाइप किया या कहीं कोई फोटो खींच के आपने किसी डॉक्यूमेंट की आप भेज देते हैं ना, कोई आपने पेपर लिया उसका आपने स्कैन करके भेज दिया, तो वो आपने खुद कहीं भेजने के लिए उसको बनाया हुआ है, वो ओरिजिनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में नहीं बना है वो डॉक्यूमेंट। आप एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट को उसको बना रहे हो स्कैन करके, कहीं फोटो उसका फोटो क्लिक करके जो आप इधर उधर जो सेंड करते हो, वो इस तरह के डॉक्यूमेंट में कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि आप उस एक ऑफलाइन डॉक्यूमेंट को ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड बना दे रहे हो, उसको वो ओरिजिनली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से नहीं बना। एक जो नॉर्मली आप किसी पेपर का फोटो खींच के भेज दिया, स्कैन करके भेज दिया, वो इस चीज में नहीं आता है। और दूसरी कंडीशन जो मैंने अभी बताई कि अगर किसी डॉक्यूमेंट में स्पेसिफिकली ये बोला गया है कि उसको एक प्रॉपर ऑथेंटिकेशन का एक फॉर्मेट होना चाहिए, वो फॉर्मेट नहीं है तो फिर हम इस तरह से उसको कंसीडर नहीं करेंगे। सेक्शन 7 और 8 जो है डॉक्यूमेंट्स के ऑडिट और उनके गैजेट में पब्लिकेशन की बात करता है। दैट मीन्स जैसे कि हम सारे जो हमारे ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनका प्रॉपर पब्लिकेशन होता है, गैजेट में उनका ऑडिट होता है, तो ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के साथ भी करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा के साथ भी ये सब कुछ होगा, वो भी उसी सारी प्रोसेस से गुजरेगा। ये सेक्शन, ये दोनों जो है ये सेक्शन इस बारे में बात करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला सेक्शन है सेक्शन 6, 7 और 8, ये आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 6, 7 और 8 बात करता है कि 6, 7 और 8 जो है, जो हमारा सेक्शन 9 है वो 6, 7 और 8 के बारे में ये बात करता है कि 6, 7 और 8 का मतलब जो, क्योंकि हमने उसमें डॉक्यूमेंट के ऑथेंटिकेशन की बात की है, तो इसका मतलब आपको इस तरह का कोई राइट नहीं है, आपको ये सेक्शंस आपको कोई राइट नहीं देते हैं कि आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस, चाहे वो फाइनेंस ऑफिस हो, किसी भी तरीके का गवर्नमेंट ऑफिस हो या गवर्नमेंट ऑथराइज्ड ऑफिस हो, जो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स कर रहा है गवर्नमेंट से रिलेटेड या गवर्नमेंट से ऑथराइज्ड, आप उनको मजबूर या आप उनको बोल नहीं सकते, आपका ये अधिकार नहीं है, आप बोल नहीं सकते कि हाँ आपका जो डॉक्यूमेंट है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ही एक्सेप्ट किया जाए। जैसे कि आप कहीं पर जाकर ये नहीं बोलने लग जाएंगे कि हाँ मेरे पास ये ऑफलाइन फॉर्मेट में मेरे पास ये फॉर्मेट है, ये फॉर्म है, जहाँ आपसे उसका ऑनलाइन फॉर्मेट में ये फॉर्म है, ये एप्लीकेशन है, आप इसको एक्सेप्ट कीजिए, ये मेरे पास ये राइट है, ऐसा आपके पास कोई राइट नहीं है। अगर आपसे उस चीज़ का ऑफलाइन मांगा जाता है तो आपको उसका ऑफलाइन जो है वो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। आपको 6, 7 और 8 जो है वो कोई इस तरह का राइट प्रोवाइड नहीं कर रहा है कि आप सब चीज़ों को आप ऑनलाइन फॉर्मेट में ही ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं, इस तरह का कोई राइट आपको नहीं मिल रहा है। सेक्शन 10 जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर से रिगार्डिंग। दैट मीन्स उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, उसका प्रोसीजर क्या होना चाहिए, उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, उसको उसकी लीगैलिटी के बारे में क्या कंडीशंस होंगी, ये सारे रिलेटेड जो रूल्स एंड लॉज बनाने का पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर सेक्शन 10 के थ्रू है।
अगला जो सेक्शन है वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स की वैलिडिटी के बारे में। दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसका एक्सेप्टेंस, उसका प्रपोजल, रेवोकेशन, सारी जो प्रोसेस होती है अगर वो किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में की जाती है, दैट मीन्स अगर आप कोई ईमेल कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, तो सिर्फ इसी बेसिस पर जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो अनइनफोर्सिएबल, अप्रवर्तनीय नहीं हो जाएगा। दैट मीन्स सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में ये हुआ था या हम ये देख नहीं पाए, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट को आप एक तरह से डिफेंस यूज नहीं करेंगे कि उसकी वैलिडिटी उसके बेस पर चैलेंज नहीं करेंगे कि बिकॉज दैट पर्टिकुलर पार्ट इज बेस्ड ऑन दैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट सो इट कैन बी रिवोक्ड, और जो भी आप है वो इलेक्ट्रॉनिक जो फॉर्मेट है वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, वो कोई उसका रीजन नहीं हो पाएगा। तो ये हमारा आईटी लॉ का तीसरा पार्ट था। इसके आगे के पार्ट्स में हम अपने आईटी लॉ के बारे में और जानेंगे, क्या हमारी इससे रिलेटेड हमारे प्रॉब्लम्स हैं, क्या हमारे सॉल्यूशंस हैं, किस तरह से आईटी लॉ हमको प्रभावित कर रहा है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन भी प्रेस करें। अब आगे की आईटी लॉ की सीरीज़ के लिए हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।